एवरीवन, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? साउंड वेव्स हमारा टॉपिक चल रहा था और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं पावर, इंटेंसिटी, वेव फ्रंट और इंटरफेरेंस। तो ध्यान से इस लेक्चर को सुनिएगा, आपके लिए बड़ा काम का और इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स देख रखी है, हमें पता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसे होती है, जो वेव्स along the direction of propagation चलती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कंप्रेशन, रेफ्रैक्शन, ये जोन बन रहे हैं और वेव आगे बढ़ रही है, राइट। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूं तो मुझे पता है कि हम डिस्प्लेसमेंट s लिखते हैं, ठीक है। x डायरेक्शन में वेव मूव करती है, लेकिन एम्पलीट्यूड को दिखाने के लिए या फिर किसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को दिखाने के लिए मीन पोजीशन से हम वेरिएबल यूज करते हैं s, और उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो s नॉट यूज करते हैं, है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा a sin ओमेगा t माइनस kx। यहां पे ये प्लस है, ये माइनस है, इसका मतलब ये भी है कि वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है, ठीक। चलिए, अब हम बात करें इसके प्रेशर की। तो प्रेशर वेव हमें पता है कि प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव में दोनों में π/2 का फेज डिफरेंस होता है, या मैं ऐसा कहूं कि वेव π/2 आगे होती है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो होता है p नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/2 लिख सकता हूं, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, साइन की जगह में लिखता हूं साइन 90 प्लस थीटा विल बी कॉस थीटा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, साइन की जगह मैंने लिख दिया कॉस, इट इज ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हो गया हमारा पी नॉट। अच्छा, एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो एम्पलीट्यूड है पी नॉट क्या है बेसिकली प्रेशर एम्पलीट्यूड। जो वेव मेरी प्रेशर वेव है वो एम्पलीट्यूड, और ये डिस्प्लेसमेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, राइट। तो यहां पर प्रेशर वेव के एम्पलीट्यूड को हम बीटा इंटू के इंटू एस नॉट भी लिख सकते हैं, ये हम पहले देख चुके हैं। चलिए, अब हमें निकालना है पावर। बेसिकली पावर क्या होता है? पावर इज नथिंग, इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप किस गति से कार्य को कर रहे हैं, या मैं इंस्टेंटेनियस की पावर की बात करूं तो इंस्टेंटेनियस पावर का है फोर्स डॉट वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी का अगर आपने डॉट प्रोडक्ट कर दिया तब भी आपको पावर मिल जाएगी, राइट। अच्छा, तो यहां पर हमने वो पावर निकालना है, तो ना तो मेरे पास फोर्स है ना मेरे पास वेलोसिटी, कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है और उसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या पार्टिकल की वेलोसिटी मिल जाएगी? चलो, ये काम हो गया वेलोसिटी का। अब फोर्स कैसे निकालेंगे? बेसिकली आपको पता है फोर्स और प्रेशर में सीधा संबंध होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया विल गिव यू प्रेशर, फोर्स बाय एरिया विल गिव यू प्रेशर। चलिए, तो मैं फोर्स बाय एरिया प्रेशर होता है तो फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया कर लूं। यहां पर प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं अपन, तो मेरा पावर की वैल्यू हो जाएगी फोर्स इनटू वेलोसिटी, दैट इज प्रेशर p इनटू एरिया। अब एरिया बेसिकली अपन को a लिखते हैं यूजुअली, लेकिन वेव्स में a एम्पलीट्यूड को लिखा जाता है, वेव्स में a एम्पलीट्यूड को लिखा जा रहा है, इसलिए मैं पूरा a लिख रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और ds/dt मतलब आपको यहां पर डिफरेंशिएट मारना पड़ेगा s वाली टर्म को, दैट इज s नॉट sin ओमेगा t माइनस kx। इसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा वेलोसिटी का। चलिए, अब डिफरेंशिएशन करना बिल्कुल आसान है। पहले मैं प्रेशर की वैल्यू पुट करता हूं, p इज इक्वल्स टू p नॉट cos ओमेगा t माइनस kx, और इसको डिफरेंशिएट एरिया बाद में रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा s नॉट बाहर आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t माइनस kx। इसका डिफरेंशिएट क्या है टाइम के साथ, तो ओमेगा आएगा, सॉरी चेन रूल से, ठीक है। बार बार डिफरेंशिएशन अपन नहीं डिस्कस करेंगे, सो ओमेगा बाहर निकल जाएगा चेन रूल से और एरिया आ जाएगा। चलो, तो मैं इसको लिखता हूं पावर p, और यहां पे आ जाएगा इनटू एरिया, पूरा का इनटू में आपको एरिया करना है, क्लियर। तो ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया पावर का। अब मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, p नॉट इंटू एस नॉट इंटू ओमेगा इंटू एरिया इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये मेरा आ गया कैपिटल P पावर, स्मॉल p प्रेशर है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक वेरिएबल का ध्यान से आप लेते चलेंगे साथ साथ में। चलिए, तो अब यहां पे आ जाएगा, बेसिकली हमने पावर निकाल लिया। अब इंटेंसिटी क्या होता है? बेसिकली
पावर पर यूनिट एरिया, या फिर बोलो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी पर यूनिट तो मैंने पावर लिख दिया। अब पावर पर यूनिट एरिया विल गिव यू इंटेंसिटी, और हमारे लिए इंटेंसिटी किसी वेव की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th और 12th के लिए इंटेंसिटी बच्चों आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी होता है पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया। तो रिया को नीचे लिया है, रिया को हम कहां लिया है? नीचे लिया है। तो पावर डिवाइडेड बाय एरिया, ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया पी नॉट एस नॉट ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। दिस विल गिव यू द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी, दिस विल गिव यू द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी। बस ये मेरा इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आ गया है। तो सब चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी आपको कि पी नॉट एस नॉट ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना है आपको कि अगर मैं एवरेज इंटेंसिटी की बात करूं, ठीक है, तो हमेशा याद रखना साइन थीटा कॉस थीटा इन सब जितनी भी चीज होती है इनका पूरा फुल साइकिल एवरेज जीरो होता है, साइन हो कॉस हो। लेकिन अगर वही मैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कर दूं तो इसका एवरेज वैल्यू होती है, वो होती है 1/2। ठीक है, ये सिंबल होता है एवरेज का। तो अगर, और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं सॉरी अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाते हुए मैंने दिया है आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अगर किसी को इंटरेस्टेड है कि भाई एवरेज कैसे निकालते हैं, दो तरह के एवरेज दिखाए थे मैंने, टाइम एवरेज, पोजीशन एवरेज। तो अल्टरनेटिंग करंट में वो एवरेज निकालना मैंने बहुत प्यार से सिखाया है, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। नहीं तो अभी के लिए आप ऐसा याद कर लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज हमेशा क्या होता है? हाफ। तो अगर मैं एवरेज इंटेंसिटी की बात करूं, आई एवरेज, तो ये हो जाएगा पी नॉट एस नॉट ओमेगा इंटू 1/2। ठीक है, सो दिस विल गिव यू द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी 1/2 इंटू पी नॉट इंटू एस नॉट इंटू ओमेगा। इस एवरेज इंटेंसिटी को दो अलग फॉर्मेट में हम और लिख सकते हैं। देखिए, एक तो प्रेशर इक्वल्स टू बी इंटू के इंटू एस होता है, और स्पीड ऑफ द वेव होती है ओमेगा बाय के। ये सभी को पता है ये रिलेशंस, राइट? स्पीड इक्वल्स टू ओमेगा बाय के। अब इन दोनों रिलेशंस का यूज करके मैं इंटेंसिटी को डिफरेंट फॉर्मेट में लिख रहा हूं। अगर मान लीजिए आपको प्रेशर नहीं गिवन है, तो आप कैसे लिखेंगे? एवरेज इंटेंसिटी विल बी, आई एवरेज विल बी हाफ इंटू पी नॉट की जगह आप लिख सकते हैं बी के एस नॉट इंटू एस नॉट इंटू ओमेगा। तो आप एस नॉट को एस नॉट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, राइट? चलिए, एक रिलेशन अगर मैं के को हटाऊं तो के इक्वल्स टू ओमेगा बाय भी लिख सकता हूं, तो हो जाएगा बी इंटू ओमेगा स्क्वायर एस स्क्वायर बाय 2v। दिस इज ऑल्सो द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज इंटेंसिटी, राइट? और अगर मैं चाहूं तो यहां पे बीटा का मल्टीप्लाई करता हूं, बीटा का डिवाइड करता हूं, राइट? तो क्या हो जाएगा यहां पर? चलिए, प्रेशर के टर्म्स में मैं वापस लेके आता हूं इसको, बी स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर। अगर मैं इसको लिखूं पी स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर के स्क्वायर एस स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं यहां से बीटा का मल्टीप्लाई करो, बीटा का डिवाइड करो, तो बी स्क्वायर एस स्क्वायर आ जाएगा। बी स्क्वायर एस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन? बी स्क्वायर एस स्क्वायर लिख सकते हैं अपन पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर इंटू बीटा। ठीक है, फिर ऊपर क्या चल रहा है? ओमेगा स्क्वायर, और यहां पे 2v चल रहा है। अब देखो, ओमेगा बाय के, ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर को मैं वी स्क्वायर लिख सकता हूं, तो मैं यहां पे इन दोनों को हटा के वी स्क्वायर लिखता हूं, वी स्क्वायर। अब देखो, v नीचे v ऊपर है, तो एक v कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आ गया पी स्क्वायर इंटू वी डिवाइडेड बाय 2 बीटा। दिस विल गिव मी द एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी। तो यहां पे आपको चीजें क्लियर होगी, इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन कैसा है, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, राइट? अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, तो अब हमें देखना है इंटरफेरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, राइट? इंटरफेरेंस ऑन ट्रांसवर्स वेव हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन इंटरफेरेंस स्टार्ट करने के पहले दोस्तों मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज वेव फ्रंट। अब एक्चुअली में ये वाला जो टॉपिक है ये 12th में वेव ऑप्टिक्स में बहुत ज्यादा काम का है, लेकिन इसका बेसिक आपको 11th से ही पढ़ना पड़ेगा, तो आपको याद भी रखना है, अच्छे समझ से चलिएगा। चलिए, वेव फ्रंट बेसिकली क्या होता है? मान लीजिए कोई मेरा सोर्स है, एस सोर्स, राइट? अब ये क्या करेगा? सोर्स कुछ ना कुछ वेव प्रोड्यूस करेगा। तो मान लीजिए वेव प्रोड्यूस कर रहा है डायरेक्शन में, ऐसे 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 ऐसे। ये पूरी 3 डायमेंशनल वेव्स हर जगह जाएगी। मैं सिर्फ बोर्ड पे बना के दिखा रहा हूं, 2D दिख रही है आपको, लेकिन ये बाहर और अंदर भी आएगी, इधर ऐसे पूरा ना 3D स्पेस में। चल, अब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं
जो ये वेव इमिट कर रहा है, s इज इक्वल्स टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर? चलिए ये इसकी वेव की इक्वेशन होगी। अब हम इस चाहें इस वेव को तो हम ट्रांसवर्स वेव भी ले सकते हैं, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, दोनों में सेम चीज चलती है, बिल्कुल सेम चीज। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान से, यहां पर मान लीजिए किसी x1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेता हूं मैं, कहां से, यहां से x1 डिस्टेंस पे, और दूसरा पॉइंट लेता हूं x2 डिस्टेंस पे। ठीक है, सिमिलरली यहां पे मैं एक पॉइंट लेता हूं x1 डिस्टेंस पे और दूसरा पॉइंट लेता हूं मैं x2 डिस्टेंस पे। ठीक बात? चलिए अब इसका जो फेज होता है बेसिकली ये ओमेगा टी, जो भी साइन के अंदर या कॉस के अंदर जो भी बेसिकली एंगल होता है, एंगल, उसको आप फेज बोलते हो। तो ये जो चीज है ये इसकी फेज है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इस पॉइंट पे फेज लिखता हूं तो हो जाएगा y इक्वल्स टू, या फिर मैं s फॉर्मेट में ही लिखूं अगर, तो s इज इक्वल्स टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के x1। ठीक है, और ये हो जाएगा s इज इक्वल्स टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के x2। इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे इक्वेशन, राइट? ओके, अब क्या करता हूं, ये यार जितने भी, आपको ऐसा लग रहा है कि जितने भी पॉइंट्स x1 डिस्टेंस पे सबकी इक्वेशन यही है, और जितने भी x2 पॉइंट्स पे सबकी इक्वेशन ये है, x1 वालों की, x2 वालों की, है ना? तो मैं एक काम करता हूं, ये बेसिकली सेम फेज वाले पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूं। तो मैंने क्या किया, इन सबको ज्वाइन कर दिया, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ये ज्वाइन हो गए। अभी जैसे ज्वाइन किया तो मेरे को लग गया कि भाई साहब ये तो कुछ गजब चीज मिल रही है मेरे को। ये देखो, ये देखो, राइट? ये आपको एक सर्कल दिख रहा है, स्फीयर, कि बेसिकली स्फीयर है, मैंने बोला ना 3D में ये, तो बेसिकली ये स्फीयर है। इसका मतलब अगर मैं सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, इन सारे पॉइंट्स की खास बात यह है कि इन सबका फेज सेम है। क्या सेम है? इनका फेज सेम है। और इसी चीज से हम डिफाइन करते हैं बच्चों वेव फ्रंट। वेव फ्रंट इज नथिंग, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर हैविंग सेम फेज। याद कर लीजिए, क्या है ये? वेव फ्रंट इज नथिंग, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम फेज। हैविंग सेम फेज, जिन जिनका सेम फेज है उनका लोकस। बस, खेल खत्म। ठीक है, चलिए, तो आपको दिख गया कि ये जो वेव फ्रंट होने वाली है, ये कौन सी वेव फ्रंट है? ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है। कैसा है ये? स्फेरिकल वेव फ्रंट। हमारे पास तीन तरह के वेव फ्रंट है। स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं अभी हम, स्फेरिकल वेव फ्रंट, बहुत बढ़िया, है ना? चलिए, अब मान लीजिए कोई सोर्स है, एस सोर्स। अब ये क्या करेगा? वेव इमिट करेगा। ठीक बात, तो इसने वेव इमिट की, ये ऐसे वेव इमिट की, ये वेव फ्रंट है ना, वेव्स नहीं है। वेव फ्रंट और वेव में 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो हमेशा अगर वेव इधर जा रही है तो वेव फ्रंट हमेशा 90 डिग्री पे होंगे। ये रूल होता है, इसको आगे समझेंगे, अभी अपने लिए इतना काम का नहीं है। चलिए, आप बताओ कि मान लो ई एनर्जी निकल रही है सोर्स से। ठीक है, ई एनर्जी निकल रही है सोर्स से। ये मान लीजिए मैंने स्फीयर 1 मान लिया, ये स्फीयर 2 मान लिया। ठीक, अब ई एनर्जी निकली यहां से, ऐसी ऐसी एनर्जी निकली, तो बताओ बच्चों स्फीयर 1 से कितनी एनर्जी निकली? ई निकली। अरे भाई, जितनी सोर्स भेजेगा उतनी तो स्फीयर से बाहर आएगी। चलो, अगर मैं आपसे पूछता सेकंड स्फीयर से ज्यादा एनर्जी निकली, कम? सेकंड स्फीयर से भी एनर्जी बराबर निकल रही, मतलब एनर्जी थ्रू द स्फीयर 1 इज इक्वल टू एनर्जी थ्रू द स्फीयर 2। करेक्ट? अगर मैं 1 सेकंड में देखता हूं तो एनर्जी पर यूनिट टाइम दोनों का सेम होगा। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब पावर सेम है। ओ ओ ओ ओ ओ, दोनों का पावर सेम आ गया। मतलब क्या लिख दूं मैं? एनर्जी पर यूनिट टाइम कांस्टेंट है। एनर्जी पर यूनिट टाइम कांस्टेंट है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया भाई, वाह भाई, क्या बात है भाई, मजा आ गया भाई। चलो एक काम करता हूं, मैं देखता हूं कि यार इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है। मुझे पता है कि यार अगर मैं ट्यूबलाइट के पास या बल्ब के पास जाता हूं तो मेरे को ज्यादा रोशनी मिलती है, और अगर थोड़ा दूर चले जाता हूं तो उसकी इंटेंसिटी जो है कम हो जाती है। तो किस प्रोपोर्शनल में कम होती है, हम वो देखना चाहते हैं यहाँ पे। तो आपको पता है कि इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब मैं मान लेता हूं किसी डिस्टेंस पे आर का रेडियस का एक स्फीयर मान लेता हूं। ठीक है, तो इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू E बाई टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल आ गई 1 बाय आर स्क्वायर के।
इसका मतलब याद रखना बच्चों, अगर मेरा सोर्स पॉइंट सोर्स है तो इंटेंसिटी 1/r² के प्रोपोर्शनल होगी, वेयर r इज नथिंग, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। क्लियर कहानी? तो दोस्तों अभी हमने देखा कि अगर एक पॉइंट सोर्स होता है तो बेसिकली उससे जो वेव फ्रंट बनता है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है, और इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है r² के। दूसरा टाइप ऑफ वेव फ्रंट देखेंगे बच्चों, दैट इज सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। अब ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कैसे बनते हैं? जब हमारा सोर्स एक लाइन सोर्स हो। कैसा सोर्स हो बच्चों? लाइन सोर्स हो। देखो सोर्स बहुत ज्यादा डिपेंडेंट करता है, मैटर करता है हमारे वेव फ्रंट के स्ट्रक्चर को, वेव फ्रंट के शेप को। ठीक है, चलिए तो आप एग्जांपल ले सकते हैं, ट्यूबलाइट मान लीजिए, या ऐसा मान लीजिए कि आप एक रॉड ले ली मैंने, जिसमें पूरी रॉड में क्या बल्ब है। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, इसको छोटे छोटे पॉइंट सोर्स मान लेते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट सोर्स, छोटे मान ली है ना। अब इस पॉइंट सोर्स में क्या होगा? स्फीयर बनेगा। अगर मैं एक पॉइंट सोर्स मानता हूं तो स्फीयर 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 स्फीयर। आपको ऐसा लग रहा है कि सारे स्फीयर्स को अगर मैं एक लाइन से जोड़ दूं तो बेसिकली कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा, ऐसा, ये समझ रहे? फील ले रहा थोड़ी सी। फिर क्या करूंगा? फिर बड़े स्फीयर को लेता हूं, इस पॉइंट के कारण बड़ा स्फीयर बड़ा स्फीयर बड़ा स्फीयर बड़ा स्फीयर, फिर उन सबको जोड़ूंगा मैं एक साथ तो मेरे को ये मिलेगा। तो बेसिकली आपको पता पड़ जाएगा कि ये वेव फ्रंट है, और वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हमेशा वेव चलती है, तो वेव कुछ इस डायरेक्शन में चलेगी, इस तरह से वेव चलेगी, वेव जा रही है इधर और वेव फ्रंट बनेंगे सिलिंड्रिकल। ठीक है, चलो अब अगर मैं कोई एक सेक्शन लेता हूं, मान लीजिए मैंने एक क्रॉस सेक्शन बना लिया ऐसा, तो बेसिकली इसकी लेंथ मान लो l और रेडियस मान लो r, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो गया? 2πrl है ना। एरिया, सरफेस एरिया हो गया 2πr, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब क्रॉस सेक्शनल क्या होना चाहिए? कर्व सरफेस एरिया, तो ये जाएगा 2πr × l। ठीक, चलो अब आपको पता है इंटेंसिटी जो होती है वो होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या मैं बोलूं पावर बाय एरिया। ओके, तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल एरिया के है। एरिया कौन सा बच्चों? जहां से मेरी वेव क्रॉस हो रही है, और यहां से कर्व सेक्शन एरिया लेंगे, ये कर्व सरफेस एरिया लेंगे, तो ये जगह 2πrl, मतलब इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल आ गई 1/r। चमत्कारी रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बच्चों को रटवा देते हैं डायरेक्ट, लेकिन मैंने आपको फील दिलाया है कि यार ये होता कैसे है। तो आपको दो चीज याद रखनी है कि अगर मेरा पॉइंट सोर्स हो तो उससे बनती है स्फेरिकल वेव फ्रंट, और इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है r² के, और अगर मेरा लाइन सोर्स हो तो इससे बनती है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहां तक सब चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक, चलिए अब तीसरा टाइप का वेव फ्रंट आता है बच्चों, इंपॉर्टेंट वेव फ्रंट, दैट इज कॉल्ड एज प्लेनर वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट? प्लेनर वेव फ्रंट। अरे प्लेनर वेव फ्रंट क्या होता है? प्लेनर मतलब आपको फील आ रहा होगा समवॉट प्लेन से रिलेटेड होगा, ऐसे लंबे लंबे प्लेन बनेंगे। हाँ, आप ध्यान से देखना। मान लो मेरा एक पॉइंट सोर्स है और वो इनफाइनाइट पर रखा है। कहां पर रखा? तो दूर रखा। अब इनफाइनाइट पर रखा है तो आपको पता है कि ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, जब अपन मानते कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा है तो रेस पैरेलल आती है। यार फील ये रेस पैरेलल आती है, तो बस यही मानना है। तो अगर मेरा पॉइंट सोर्स इंफिनिटी पे है, अगर मेरा सोर्स इंफिनिटी पे है, तो जो वेव्स चलेगी वो ऐसी चलेगी, है ना। ये सीधी लाइन बना रहा हूं बेसिकली, ऐसे चलेगी। या फिर अगर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की बात करें तो ऐसे ऐसे चलेगी। ठीक, चलो अब क्या होगा? अब अगर आप देखोगे तो यार ये पूरे लाइन पे सबके फेस सेम होंगे। बेसिकली ये लाइन नहीं है, इसको एक रूम मानो, रूम में ढेर सारी ऐसे क्या आ रही है? वेव्स आ रही है उधर से। अब मैं ऐसी एक दीवार खींच देता हूं, तो पूरी दीवार पे जो फेस होगा हर पार्टिकल का सेम होगा। अगर फेस सेम है, सबको जोड़ दो तो इनका लोकस बना देंगे। ये बना दिया मैंने लोकस, ये बन गया मेरा एक प्लेन, दिस कॉल्ड एज प्लेनर वेव फ्रंट। प्लेनर वेव फ्रंट, इस तरह के बहुत सारे अपने प्लेन मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्लेनर वेव फ्रंट कब बनते हैं? जब मेरा सोर्स पॉइंट हो और कहां हो? इंफिनिटी पे हो। ठीक है, हालांकि कुछ भी हो सोर्सेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सोर्स इंफिनिटी पे है तो ऑब्वियसली उसकी जो रेज आएगी वो ऑलमोस्ट पैरेलल ही आएगी, और अगर पैरेलल रेज आ रही है तो खेला खत्म। प्लेनर वेव फ्रंट, क्लियर? चलिए बच्चों, डिस्कस करते हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटेंसिटी के बारे में। देखिए आपको पता है कि इंटेंसिटी जो होती है
वो हम 3 सोर्सेस के लिए अलग अलग देख चुके हैं। हमने देखी है पहले पॉइंट सोर्स के लिए, फिर हमने देखी एक लाइन सोर्स के लिए, फिर हमने देखी है व्हेन द सोर्स इज एट इंफिनिटी, जब सोर्स क्या होता है मेरा इंफिनिटी पे होता है। ठीक है, तो ऐसा समझ के चलिए कि जितनी ज्यादा स्प्रेडिंग होती है रेज की, जितनी ज्यादा स्प्रेडिंग रे होती है रेज की, उतनी इंटेंसिटी घट जाती है, उतनी इंटेंसिटी हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, चलिए अब स्प्रेडिंग का मतलब क्या बोल रहा हूं, अगर मैंने सोर्स बनाया तो आपको दिख रहा होगा कि यहां से जो रेज है वो इस तरह से जाएगी। तो आप देखो आगे यहां पर डिस्टेंस अगर मैं 2 पॉइंट के बीच में देखता हूं तो कम है, धीरे 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 डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस बढ़ती जा रही। तो बेसिकली क्या होगा, अब इंटेंसिटी जो है वो घटती है ड्रास्टिकली। यहां पे आता है इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो मेरी पुरानी बातें, अगर आपको पुरानी बातें याद हो तो आपको इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर दिखेगा। ठीक, चल अब अगर मैं इसकी सोर्स की बात करूं, किसकी, लाइन सोर्स की बात करूं, तो लाइन सोर्स में क्या था, बेसिकली लाइन सोर्स में हमारी जो वेव्स होती है वो कुछ ऐसे चलती है, ऐसे। ठीक है, हालांकि चलना कैसे चाहिए, उसको हर पॉइंट पे ऐसे चलना चाहिए, हर डायरेक्शन में। लेकिन अपन उन सबका एक ओवरऑल सम बना देते हैं। ओवरऑल सम से अपन क्या मान लेते हैं कि जो वेव फ्रंट बन रहे हैं कुछ ऐसे बन रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर स्प्रेडिंग होती तो है, लेकिन वो एक दूसरे को इंटरफेयर करती है, ओवरलैप कर जाती है, थोड़ी कम स्प्रेडिंग होती है, इसलिए जो इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आती है। ये हमने दोनों फार्मूला से देखा है ना। चल, लेकिन जब मेरा सोर्स इंफिनिटी पे होता है तो आपको पता है कि ऐसी 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 पैरेलल रेज आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी, और जो इंटेंसिटी होती है बच्चों वो क्या होती है, कांस्टेंट। हाँ, क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है जो गैप है दोनों रे के बीच में वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी जिंदगी भर। तो यहां पर इंटेंसिटी का कोई वेरिएशन नहीं होता। अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए, ठीक है, जनरली वो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन कोई भी इसके ऊपर बात नहीं कर सकता। हो सकता है एग्जामिनेशन में आपको ट्रैप करने के लिए, फंसाने के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंटेंसिटी बताओ कैसे वेरी होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी इंटेंसिटी में कोई वेरिएशन नहीं होता है। चलिए अब हम शुरुआत करेंगे बच्चों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, वो होते हैं सोर्स के बारे में ही। और सोर्स के बारे में 2 इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक होता है कोहेरेंट सोर्स और एक होता है नॉन कोहेरेंट सोर्स। अब आप बोलोगे ये तो हमने पहली बार सुना, मैंने खुद भी पहली बार सुना था। अब क्या होता है कोहेरेंट में, जैसे मान लीजिए आप 2 बल्ब लेके आए, सिस्का के एलईडी ले लो, फिलिप्स के ले लो, ओरिएंट के ले लो, ओरिएंट के तो पंखे आते वैसे, तो आप कहा कि बल्ब ले लो कोई भी कंपनी के, तो क्या होगा कि 2 सोर्स आपको दिखेंगे सेम, मान लो सेम पावर के, दोनों 15-15 वॉट के बल्ब ले लेते हैं, 15-18 वॉट के, 18 वॉट के बल्ब ले लो, है ना। तो अगर आपने वो बल्ब ले लिया, अब आप बोलोगे कि यार कंपनी भी सेम, बनाने वाले भी सेम, वायरिंग सेम, वाइंडिंग सेम, उनकी जो एलईडी इसमें जो लगी रहेगी वो भी सेम, सब कुछ सेम, तो बेसिकली लाइट भी सेम आना चाहिए, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम निकलना चाहिए, इंटेंसिटी भी सब कुछ सेम होनी चाहिए। तो होता यह है कि 2 सोर्स अगर मैं सेम सेम देखने वाले लूं, मान लो 2 ट्यूबलाइट ले मैंने, है ना, ऐसे 2 ट्यूबलाइट लो, तो सेम कंपनी के होने के बाद भी उनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती। यस, नहीं होती। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे लाइट आ रही है, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि बल्ब से समझा दो, बल्ब के अंदर फिलामेंट जला है, फिलामेंट जला, उसके अंदर गैस है, गैस के अंदर क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, नीचे ऊपर जाएंगे एनर्जी लेके, और नीचे आएंगे तो एनर्जी के लिए वो लाइट रेडिएट कर देंगे। अभी कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन किधर जंप कर रहा है ये तो नहीं बता सकते अपन। लाइट इमिट हो रही है, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उसमें ढेर सारे वो जंप मारे जा रहे हैं, बड़ा ऊपर जाते हैं, नीचे आते जंप मारते हैं, करंट लेके, एनर्जी लेके अपनी वो लाइट दे रहे हैं। ठीक बात, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब तो लाइट दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि लाइट दे रहे भाई, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी स्टेट से जंप करके किस एनर्जी स्टेट में आ रहा है ये किसी को नहीं पता। ठीक है, इवन कंपनी बनाने वाले को भी नहीं पता होता है कि भैया कि ऑन एन एवरेज बता सकते हैं कि वो इतनी इंटेंसिटी, इतने ल्यूमेन निकलेंगे, ये निकलेगी, वो निकलेगी, बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी की अगर बात करेंगे किस फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है तो वो नहीं बता सकते, क्योंकि बेसिकली व्हाइट लाइट ही सारे कलर्स है इसमें ऑलमोस्ट, है ना। अगर कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट होती, सिंगल लाइट, येलो लाइट है, रेड लाइट है, तो लेजर लाइट है मान लो, तो हम समझ भी सकते हैं कि हाँ भाई सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। लेकिन हम अभी नॉर्मल लाइट की बात कर रहे हैं तो उसमें फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती, और इसी आधार पर हमने 2 तरह के सोर्सेस बनाए हैं। एक है कोहेरेंट सोर्सेस, जिन सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी सेम हो या कांस्टेंट हो, ठीक है,
यहाँ पे हम दो सोर्सेज को कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। एस नहीं बोलते कि एक ही सोर्स है तो एक सोर्स से क्या कंपेयर करोगे बेटा, तो आपको दो सोर्स चाहिए अलग। अगर दोनों सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी सेम है तो आप बोल सकते हो कोहेरेंट सोर्स है, और अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है दोनों की तो उसको बोलते हैं नॉन कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, थोड़ी सी और अच्छी टेक्निकल भाषा में बोलूं, बहुत अच्छी भाषा में बोलूं तो मान लीजिए कोई मेरे पास सोर्स है जिसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t या s इक्वल्स टू a s नॉट sin ओमेगा t माइनस kx, ऐसे बोल दिया। ठीक बात। और यहां पे मैंने दूसरा सोर्स ले लिया s2, ये हो जाएगा s नॉट sin ओमेगा t माइनस kx। ठीक है, आप बोले तो दोनों सेम सेम, हाँ सेम सेम। ठीक, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लो ये x1 है, ये किसी का पर्टिकुलर पॉइंट पे x2। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि यार ये दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा सेम होना चाहिए। ओमेगा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक, ओमेगा बिल्कुल सेम, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, ओमेगा सेम, बहुत बढ़िया, हो ओमेगा सेम। ठीक, अच्छा, तो आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इसका फेज देखूं तो फेज है ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, ओमेगा टी माइनस के एक्स वन। और अगर मैं इसका फेज देखूं तो ये जाएगा ओमेगा टी माइनस के टू। चलो वेवलेंथ भी अलग मान लेते हैं, वेवलेंथ भी क्या है, अलग मान लो। ठीक है, ये k1 मान लो, ये k2 मान लो। You know that k is nothing, it is 2 pi by lambda। तो आपको दिख रहा होगा यार कि दोनों का अगर मैं फेज डिफरेंस निकालता हूं, क्या निकालता हूं, दोनों का अगर मैं फेज डिफरेंस निकालता हूं तो फेज डिफरेंस आएगा k2x2 माइनस k1x1। ये क्या है दोनों का फेज डिफरेंस, डेल्टा फाई। क्या है बच्चे, फेज डिफरेंस। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं एक ही वेव लूं, मैंने एक वेव ले ली कोई सी भी ऐसे, एक ही वेव ली और दो पॉइंट के बीच का, मान लो ये पॉइंट लिया और ये वाला पॉइंट लिया ऐसे, है ना। ये मान लो इधर से पोजीशन इसकी x1 है और यहां से पोजीशन इसकी x2 है। ठीक है, अब सेम वेव है लेकिन सेम वेव पे मैंने दो अलग अलग पोजीशन ली है, तो सेम वेव में क्या होगा, वेवलेंथ सेम हो जाएगी लेकिन पोजीशन अलग अलग है। तो मान लेता हूं इस पॉइंट की इक्वेशन आ जाएगी s इक्वल्स टू s नॉट sin ओमेगा t माइनस kx, और दूसरा की इक्वेशन आ जाएगी s2 की s नॉट sin ओमेगा t माइनस k। वेवलेंथ सेम होगी, ये x1। ठीक है, ये x1 ये x2। अगर मैं आप फेज डिफरेंस निकालता तो फेज डिफरेंस क्या था, डेल्टा फाई आता मेरा k x2 माइनस x1। क्या x2 माइनस x1 पार्ट डिफरेंस होता है, डेल्टा फाई, डेल्टा x पाथ डिफरेंस, डेल्टा x इनटू k। x2 माइनस x क्या है, पोजीशन का डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, करेक्ट। अच्छा, चलो मान लो अगर इनिशियल फेज डिफरेंस भी होता है, मैं मान लिया मैंने कि भाई इसमें इनिशियल फेज डिफरेंस phi1 है और इसमें इनिशियल फेज डिफरेंस phi2। अब मैं डिफरेंस निकालता, अब डिफरेंस क्या था, अब डिफरेंस में एक चीज और जुड़ जाती है, प्लस phi2 माइनस phi1। दिस इज इनिशियल फेज डिफरेंस प्लस phi2 माइनस phi1। ये फेज डिफरेंस है, ये इनिशियल फेज डिफरेंस है। इनिशियल फेज डिफरेंस मींस फेज डिफरेंस एट t इक्वल टू 0। तो बेसिकली इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता, यही आता है नॉर्मली। तो आपको याद रखना कि भाई फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू k इनटू डेल्टा x होता है। आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, डेल्टा फाई बाय 2 पाई इक्वल्स टू डेल्टा x बाय लैम्डा, अगर आपको ध्यान हो तो। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में। ठीक है, चलिए, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। इस रिलेशन की हेल्प से हम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे और उसमें टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस देखेंगे, थोड़ा डीप घुसेंगे उसके अंदर। फिजिक्स के फंडे।